बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी सियासी और पार्लिमानी ज़िंदगी में बिलाशुबा सैकड़ों तकारीर की होंगी, मगर जो शोहरत उनकी 11 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के इफ्तिताही इजलास में की गई तकरीर को मिली, वो शायद किसी दूसरी तकरीर के हिस्से में ना आ सकी। ताहम कम ही लोग जानते हैं कि उनकी खिताबत का शाहकार इस तकरीर को सेंसर करने और इसके बाद हिस्सों की अशात रुकवाने की कोशिशें की गई। मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस तकरीर में दीगर बातों के अलावा नुज़ाइदा मुल्क में बसने वाले अक़लियती अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा किया था, और मौरख़ीन के मुताबिक बाज़ ताकतवर हलकों को इनका यही वादा गिरां गुजरा था। क़याम पाकिस्तान के ऐलान के बाद बानी पाकिस्तान 7 अगस्त सन 1947 को कराची तशरीफ़ लाए थे। कराची वो शहर था जिसे नए मुल्क का दारुल हुकूमत भी बनना था। 10 अगस्त 1947 को कराची में दस्तूर साज असम्बली का इफ्तिताही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें लियाकत अली खान की तजवीज़ और ख्वाजा नाज़मुद्दीन की तायीद पर असम्बली के गैर मुस्लिम रुकन जोगिंदर नाथ मंडल को आर्जी तौर पर आर्जी सदर मुंतखब कर लिया गया, और इनकी तकरीर के बाद अरकान असम्बली ने अपनी असनाद रुकनीत पेश करके असम्बली के रजिस्टर पर दस्तखत किए। अगले रोज़ दस्तूर साज असम्बली का इजलास दोबारा मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत जोगिंदर नाथ ने की। उन्होंने असम्बली को बताया कि कायदे ऐवान यानी लीडर ऑफ द हाउस के इंतखाब के लिए 7 अरकान ने मोहम्मद अली जिन्नाह को नामजद किया है, और इतने ही अरकान ने इनकी नामजदगी की तायीद की है। मंडल ने मजीद बताया कि तमाम कागजात नामजदगी दुरुस्त हैं, और चूंकि कोई और उम्मीदवार नहीं है, इसलिए मैं ऐलान करता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्नाह मुत्तफ़िका तौर पर दस्तूर साज असम्बली के सदर मुंतखब करार दिए जाते हैं। अपने इंतखाब के बाद जिन्नाह साहब ने जो खिताब किया वो हर लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल था। बानी पाकिस्तान के सवाने निगार हेक्टर बोलैथो ने अपनी किताब जिन्नाह क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान में तहरीर किया है कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का वो खुतबा जो उन्होंने 11 अगस्त 1947 को मजलिस आइन साज के सदर की हैसियत से पढ़ा, उसकी तैयारी पर उन्होंने कई घंटे सरफ किए थे। उस खुतबे के जरिए उन्होंने ये ऐलान किया कि पाकिस्तान के सब शहरियों को बराबर के हुकूक हासिल होंगे, और इस मामले में मजहब व मिल्लत का कोई इम्तियाज़ रवा ना रखा जाएगा। हेक्टर बोलैथो आगे चलकर लिखते हैं कि कायदे आज़म ने यह तकरीर अंग्रेज़ी ज़ुबान में की थी, जिससे पाकिस्तान की आबादी की गालिब अक्सरियत नाआशना थी। ताहम यह तकरीर उनकी रवादारी और वुसअत नज़र की बय्यन दलील है। 4 दिन पहले जब मोहम्मद अली जिन्नाह फातिहाना शान से कराची की सड़कों पर से गुजरे थे, तो उन्होंने शहर के हिंदुओं को खामोश और मुतफक्किर पाया था। आइन साज असम्बली का खुतबा इफ्तिताहिया लिखते वक्त गालिबन यही हिंदू कायदे आज़म की चश्मे तसव्वुर के सामने होंगे। बानी पाकिस्तान की तकरीर उनकी तकारीर के सभी मजमुओं में मौजूद है, जिनमें सरकारी तौर पर शाया करदा मजमुआ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स 1947 to 48 और जिन्नाह पेपर्स के नाम सरे फहरिस्त हैं। तकारीर के इन दोनों मजमुओं के तराजिम भी शाया हो चुके हैं, और तराजिम के मजमुओं में भी मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की ये तकरीर मौजूद है। जिन्नाह साहब ने ये तकरीर ख़त्म ही की थी कि उनकी इस तकरीर के बाज़ हिस्सों को अवाम की नज़रों से ओझल रखने की कोशिशें शुरू हो गई, जिसका जिक्र जिन्नाह साहब की वफ़ात के बाद शाया होने वाली कई किताबों में मौजूद है। मगर जिन्नाह साहब ने इन कोशिशों को जिस तरह नाकाम बनाया, उसका सबसे मुफस्सल अहवाल ज़मीर नियाज़ी की किताब द प्रेस इन चेन्स में मिलता है। इस किताब का उर्दू तर्जमा अजमल कमाल ने सहाफ़त पाबंदे सलासिल के नाम से किया है। ज़मीर नियाज़ी लिखते हैं कि ये तारीखी तकरीर करके जिन्नाह साहब गवर्नमेंट हाउस रवाना हो गए, लेकिन जल्द ही कुछ खुफिया हाथ हरकत में आ गए और उन्होंने उनकी तकरीर में तहरीफ की कोशिशें शुरू कर दी। ज़मीर नियाज़ी के मुताबिक इस तकरीर में तहरीफ किए जाने का जिक्र सबसे पहले हामिद जलाल ने अपने एक मज़मून व्हेन दे ट्राई टू सेंसर कायद में किया, जो हफ्तावार व्यू पॉइंट लाहौर की 22 जनवरी सन 1981 की अशात में शामिल हुआ। हामिद जलाल के मुताबिक कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ये तकरीर उस सरगर्मी का हदफ बन गई जिसे प्रेस एडवाइस के सिलसिले की पहली कड़ी कहा जा सकता है, और जो पाकिस्तान की दायमी इंतज़ामिया की जानिब से जारी की जाती रही हैं। बाहर कैफ उस वक्त तक ये इंतज़ामिया महज एक परछाई की हैसियत रखती थी। इसके कई सरकर्दा अरकान ने तकरीर के बाज़ हिस्सों को अखबारात में शाया होने से रोकने की कोशिश की। इस काम में उन्हें उन लोगों की मदद हासिल हुई जो इसके लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इन सब की बदकिस्मती से इनकी ये कोशिश अल्ताफ़ हुसैन एडिटर डॉन के इल्म में आ गई। उन्होंने धमकी दी कि अगर इस प्रेस एडवाइस को वापस न लिया गया तो वो जिन्नाह साहब के पास चले जाएंगे। आखिरकार अल्ताफ़ हुसैन कामयाब हुए और तकरीर तहरीफ के बगैर अखबारात में शाया हुई। जब ज़मीर नियाज़ी ने इस मामले की मज़ीद तहकीक की तो ज़मीर सिद्दीकी ने उन्हें कुछ अहम बातें बताई, जिनमें से सबसे अहम बात यह थी कि जिन्नाह की 11 अगस्त की मशहूर ज़बाना तकरीर इंतज़ामिया के बाज़ आला ओहदेदारों को पसंद न आई। उन्होंने चाहा कि तकरीर का एक हिस्सा अखबारात में शाया ना हो, क्योंकि उनके ख्याल में इससे दो कौमी नज़रिए की नफ़ी होती थी, जो पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद था। ये अल्ताफ़ हुसैन मरहूम थे जिन्होंने इनसे इत्तफ़ाक़ नहीं किया और इसरार किया कि तकरीर को किसी तहरीफ के बगैर जूं का तूं शाया होना चाहिए। उन्होंने धमकी दी कि वह जिन्नाह साहब से जाकर इस्तफसार करेंगे कि इस हिस्से को
چھپنا چاہیے یا نہیں۔ اس طرح تقریر کو اصل صورت میں اخبارات کے حوالے کیا گیا۔ ضمیر صدیقی کے تحریری بیان کے بعد ضمیر نیازی نے الطاف حسین کے قریبی ساتھی اور اس وقت ڈان کے اسسٹنٹ ایڈیٹر ایم اے زبیری سے رابطہ کیا۔ ایم اے زبیری نے ضمیر نیازی کو اس واقعے کی مزید تفصیلات ایک خط میں بیان کی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں 22 جنوری سن 1981 کے ویو پوائنٹ پہ حامد جلال کا مضمون پڑھ چکا ہوں، جس کی طرف آپ نے میری توجہ دلائی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یہ واقعہ یوں پیش آیا تھا کہ قائد نے 11 اگست 1947 کو ایک تقریر کی، جس میں رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں۔ اسی روز شام کے وقت ایک فون آیا اور ہدایت کی گئی کہ تقریر کا یہ مخصوص حصہ شائع نہ کیا جائے۔ ایف ای براؤن نے، جو اس وقت ایڈیشن انچارج تھے، یہ فون کال وصول کی۔ الطاف حسین، ایم عاشر اور میں، ہم لوگ بھی اس وقت دفتر میں موجود تھے۔ تقریر کا متن الطاف حسین کے سامنے رکھا تھا، جس کی طرف براؤن نے ان کی توجہ مبذول کرائی۔ الطاف حسین یہ جاننا چاہتے تھے کہ کون شخص یہ عبارت حذف کروانا چاہتا ہے، کیا یہ جناح صاحب کی ہدایات ہیں یا یہ خیال کسی اور شخص کے ذہن کی پیداوار ہے۔ اطلاع کے مطابق فون پر یہ ہدایت مجید ملک نے پہنچائی تھی، جو اس وقت پرنسپل پی آر او تھے۔ تب مجھے مجید ملک کو تلاش کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ آخر کار میں نے انہیں ڈھونڈ نکالا اور الطاف حسین کا پیغام پہنچایا۔ ملک صاحب نے چودھری محمد علی کو فون کیا، جو اس وقت کیبنٹ ڈویژن کے سیکریٹری جنرل تھے، اور انہوں نے وہ بات منو ان بتا دی جو میں نے کہی تھی۔ ان سے گفتگو پوری کرنے کے بعد ملک صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ کوئی ایڈوائس نہیں بلکہ صرف ایک رائے ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر کو سینسر کرنے کا کوئی سوال نہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور کہا کہ ایسا فیصلہ کون شخص کر سکتا ہے۔ جب میں دفتر واپس آیا اور یہ سب کچھ الطاف حسین کو بتایا تو یقین کیجئے کہ وہ میز پر ہاتھ مار مار کر ہنسنے لگے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بعض ریکارڈ پر بتایا تھا کہ جنرل یحییٰ خان کے وزیر اطلاعات جنرل شیر علی خان کی ہدایت پر اس تقریر کو جلا دینے یا ریکارڈ سے غائب کر دینے کی کوششیں کی گئیں۔ بعد ازاں ضیاء الحق کے دور میں سن 1981 میں جب پری سینسرشپ کا ضابطہ نافذ تھا، یہ تقریر سینسر کی نیلی پینسل کا نشانہ بنی۔ ضمیر نیازی لکھتے ہیں کہ لیاقت علی خان کے قاتلوں کی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کی زبان بندی کی سازش کا ارتکاب کرنے والے لوگ بھی اب تک پردہ راز میں ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ الطاف حسین نے، جو اکثر گورنر جنرل ہاؤس جایا کرتے تھے، یہ واقعہ جناح صاحب سے بیان کیا یا نہیں۔ ایک بات البتہ یقین سے کہی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ گورنر جنرل کی حیثیت سے اپنی مختصر زندگی میں انہوں نے صحافت اور اظہار کی آزادی اور بنیادی انسانی حقوق کے اپنے عزیز اصولوں سے کبھی روگردانی نہیں کی۔ تاہم افسوس کہ آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی 11 اگست 1947 کی تاریخی تقریر کا تحریری ریکارڈ تو موجود ہے، مگر بدقسمتی سے اس کی کوئی آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ کہیں محفوظ نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔